हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है भाई हमारे इस एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज के एक और सेशन में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए जीके जीएस के सवालों को। कुछ स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास में मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर जी इस क्लास के अंदर जो आप सवाल डिस्कस करते हैं उसके नेक्स्ट स्लाइड में उसके जो सॉल्यूशन है उनको काफी डिटेल्ड तरीके से आप लोग हमें दिखा दिया करिए। तो मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं, अब दोबारा से कहता हूं कि हर क्लास के अंदर जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, उसमें उन सवालों के करेक्ट आंसर और संबंधित जानकारी का एक विस्तृत विवरण आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर रखा है। हर क्लास की, हर सेशन की, हर शिफ्ट की डिस्कशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ में दे रखा है आपको। वो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर जाइए, आपको मेरे ऐप पर ले जाएंगे। वहां पर आपको जितने भी सेशंस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उसमें जो भी हमने डिस्कशन किया है उसका कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन भी मैंने पीडीएफ में डालकर दे रखा है, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप में से किसी को ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अपने किसी भी डाउट को इस वीडियो के कमेंट में आप पोस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए भाई, पहले सवाल पर आएंगे। कुछ इस प्रकार से सवाल कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जरूरत है, भले ही वह द्वितीयक साक्ष्य हो। Which of the following is a key requirement for admissibility of an electronic record under the BSA? BSA बोले तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, even if it's a secondary evidence. सवाल क्लियर होना चाहिए। जब हम इस बीएसए जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 इसका जिक्र करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे कि आपका ईमेल हो गया, व्हाट्सएप का चैट हो गया, सीसीटीवी फुटेज हो गया, कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, या फिर कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनको कोर्ट में एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए एक सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट रखी गई है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये बताता है कि डेटा ओरिजिनल सोर्स से आपके द्वारा लिया गया है, उसमें कोई टेम्परिंग टेम्परिंग बोले तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी है आपने। जो रिकॉर्ड्स आप उसमें दिखा रहे हैं वो ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक है। तो ये प्रोविजन पहले हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था उसका एक सेक्शन था 65B करके एक सेक्शन था, उसके अंदर सर्टिफिकेट के रूप में फेमस था। फिर जब ये बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम उस आपके एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके 2023 के अंदर लाया गया तो इसके अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करा गया। समझ गई मैंने जो कहानी आपको समझाई है? तो एक एक करके विकल्प देखिए। यह हस्तलिखित और नोटीकृत होना चाहिए, इट मस्ट बी हैंड रिटन एंड नोटराइज्ड। क्या मैंने ऐसा आपको कहा? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में होता है, उसका हैंड रिटन या फिर नोटराइज्ड होने की कोई जरूरत नहीं होती है। बी में यह न्यायालय में प्रस्तुत हार्ड ड्राइव का हिस्सा होना चाहिए, इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ हार्ड ड्राइव सबमिटेड टू द कोर्ट। क्या मैंने ऐसा आपको समझाया? हार्ड ड्राइव सबमिट करना कंपलसरी नहीं है, पेन ड्राइव, सीडी, सर्वर बैकअप या क्लाउड डेटा भी एविडेंस आप लोगों के लिए वहां पर बन सकता है। सी है इट मस्ट बी पब्लिश्ड इन दी गैजेट, यानी कि इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए। गैजेट पब्लिकेशन का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से कोई संबंध ही नहीं है। और उसके बाद चौथा था इट मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय अ सर्टिफिकेट, यानी कि इसके साथ एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। वही मैंने आप लोगों से कहा था। आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे इवन इफ इट्स अ सेकेंडरी एविडेंस, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जी ये जो सेकेंडरी एविडेंस है जिसको हम द्वितीयक साक्ष्य कहते हैं ये क्या है? देखो, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बदले उसकी कॉपी या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को जब लाया जाता है तो उसी को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में जाना जाता है। जैसे कि किसी की फोटो कॉपी हम ले आए, किसी की हम स्कैन कॉपी ले आए, किसी की डिजिटल कॉपी ले आए। तो बीएसए में इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी एडमिसिबल बनाने के लिए सर्टिफिकेट की जो भी हमने बात करी थी वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी, इसीलिए हमने इसमें डी विकल्प को आंसर कर दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक बड़े रथ जैसा दिखता है जिसमें बताइए कितने घोड़े हैं?
आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं, आजकल आपके एग्जाम्स में उन आर्किटेक्चर्स के बारे में ये नहीं पूछते हैं कि वो कब बनवाया, किसने बनवाया, किसकी याद में बनवाया, बनवाने वाले की डायनेस्टी क्या थी। आजकल उस आर्किटेक्चर्स के फीचर्स आप लोगों से वो पूछते हैं। जैसे कि कोणार्क का ये सर टेम्पल। जब हम कोणार्क के सर टेम्पल का जिक्र करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें पढ़ाई जाती है कि भाई ये कौन से राज्य के अंदर है, तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर है। और इस मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है जैसे कि जो सूर्य देव है उनका महान रथ आपको नजर आ रहा हो, उनका चैरियट आपको नजर आ रहा हो। इस टेम्पल के अंदर एक आपका मैंने पहले भी आपके साथ सवाल डिस्कस किया था कि उस रथ के अंदर कितने पहिए थे। उस रथ के अंदर 24 व्हील्स थे। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ घोड़े थे वो घोड़े कितने हैं, वो घोड़ों की संख्या आप लोगों को 7 याद रखनी है। ठीक है। तो इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर का ना एक प्रतीकात्मक महत्व भी होता है, सिंबोलिज्म भी होता है। अब ये जो 7 घोड़े हैं ये कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो हम 7 दिन किसी हफ्ते के नहीं करते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये सूर्य भगवान की एक निरंतर गति यानी कि उनकी कॉन्टिन्यूस मूवमेंट को दर्शाने का काम करता है। तो लोकेशन कोणार्क इन उड़ीसा हो गया। अच्छा, बिल्डर बिल्डर आपको मैंने एक डायनास्टी पढ़ाई थी जिसको हमने ईस्टर्न गंग डायनेस्टी का नाम दिया था। इस ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे नरसिम्हदेव वन। नरसिम्हन देव वन, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करा गया था 13th सेंचुरी एडी के समय में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक आपका ये एग्जाम्पल है, तो याद रखेंगे। इसके अलावा ये जो 24 व्हील्स भी मैंने आपको इस चैरियट के अंदर बताए हैं वो 24 आवर्स ऑफ द डे का दर्शन करते हैं यहाँ पर। तो ये भी बातें हमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध कला और वास्तुकला के मथुरा स्कूल की सर्वोत्तम विशेषता बताता है। देखो ये जो हम गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इन सब की बातें करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताएं हमसे आमतौर पर हमारी परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाती हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइजेस द मथुरा स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एक एक करके इन्होंने जो दिए हमें 4 विकल्प है उनको मैं एक बार पहले आपको दिखाऊंगा एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे। पहला है यूज ऑफ सैंडस्टोन एंड फ्लोरल आर्क्स, यानी कि बलुआ पत्थर और पुष्प मेहराब का उपयोग करा गया है। इसको देखते ही मुझे गलत कर देना है क्योंकि जो फ्लोरल आर्क्स है वो मथुरा स्कूल की डिफाइनिंग फीचर के रूप में जानी ही नहीं जाती। दूसरा ऑप्शन है हेलेनिस्टिक परिधान और यथार्थवाद, यानी कि हेलेनिस्टिक ड्रापरी एंड रियलिज्म, मुझे इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की एक फीचर है। आपको मैंने गांधार स्कूल के बारे में जब बताया था तो मैंने कहा था कि भाई वहां पर यूनानी यानी कि ग्रीक इन्फ्लुएंस था। वहां पर रियलिस्टिक बॉडी को दिखाया गया है, बालों को करली रखा गया है, वहां पर हैवी ड्रैपरी को दर्शाया गया है। तो एग्जाम में ये जो सवाल है ये मथुरा वर्सेस गांधार, इसका कंपैरिजन में आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तीसरा है इंडिजिनस फीचर्स विद यक्ष इन्फ्लुएंस, यानी कि यक्ष प्रभाव वाली स्वदेशी विशेषताएं। यही आपको मथुरा स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट की कैरेक्टराइज मतलब बेस्ट कैरेक्टराइजेशन के रूप में नजर आता है। मैंने पिछली क्लासेस में भी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है कि जब कभी भी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भारत की एक तरीके से स्वदेशी यानी कि एक इंडिजिनस आर्ट ट्रेडिशन के रूप में जानी जाती है, जो कि मेनली हमारे उत्तर प्रदेश के मथुरा रीजन से आपका संबंधित है। मतलब इस रीजन में आपका डेवलप हुई थी। और ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है इस पर इंडियन ट्रेडिशंस का आपको प्रभाव नजर आएगा। इसमें यक्ष और यक्षिणी के स्क्रिप्चर्स का आपको इन्फ्लुएंस नजर आएगा। और इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है वो हुआ है रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर, उसका इस्तेमाल करा गया है। तो जो बौद्ध हैं उनकी मूर्तियों को पहली बार एक ह्यूमन फॉर्म में, एक मानव रूप में दिखाने वाली मेजर स्कूल आर्ट्स में से आपकी ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है। तो कभी भी अगर आपसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के फीचर्स को एक लाइन में बताने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे कि भाई स्वदेशी इंडियन स्टाइल में है, इसके अंदर स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन दर्शाया गया है, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है, मटेरियल रेड सैंडस्टोन को यूज करा गया है, यक्ष का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, और बुद्धा और जैन जो तीर्थंकर हैं उनके स्टेच्यूज को इसमें आपको निर्मित या बनता हुआ आप देखते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो कि रिपीटेडली आप लोगों को मैं कई बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूं।
आगे बढ़ेंगे भाई। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मनाए जाने वाला पोला त्योहार निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? द पोला फेस्टिवल celebrated in the Balaghat district of Madhya Pradesh is dedicated to which of the following? अगेन वही वाली बात, स्टैटिक जीके का डिस्कशन करने के समय हमें मल्टीपल त्योहारों, मल्टीपल भारतीय राज्यों या राज्यों के अंदर जो उनके लोक त्योहार है उनके बारे में बताया जाता है, उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर इस पोला पर्व यानी कि पोला फेस्टिवल को हमसे पूछा, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कई सारे क्षेत्रों में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अब ये जो पोला फेस्टिवल है, ये खास तौर पर जो बैल होता है, बुल, उनको समर्पित करा जाता है। किसानों के लिए जो बैल है, वो आपको पता है कि खेती करने के लिए एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उनके एक महत्वपूर्ण साथी के रूप में कृषि के अंदर योगदान देते हैं। इसीलिए जो पोल पर्व है, वो बैलों को इसके अंदर एक तरीके से पूजा जाता है, उनको इसके अंदर सजाया जाता है, उनकी पूजा करी जाती है, उनको आराम दिया जाता है। तो ये फेस्टिवल किससे संबंधित है? ये कृषि से आप इसको संबंधित कर देंगे। या फिर जो पशुधन की बात हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया के अंदर, जिसे हम लाइफ स्टॉक कहते हैं, उसके प्रति हमारी एक कृतज्ञता है, ये हमारा एक ग्रेटिट्यूड है, जिसको हम इस पर्व के अंदर दर्शाते हैं। तो काव वर्शिप नहीं है, गाय की पूजा नहीं है, ये बारिश की प्रार्थना नहीं है, हम यहाँ पर बैल की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, वो भाई मैंने देखो आप लोगों को बता दिया। इस पर्व के संबंधित राज्य भी आपको क्लियर होने चाहिए। मैंने एमपी के अंदर आपको बताया, मैंने आपको महाराष्ट्र के अंदर बताया, और आप छत्तीसगढ़ राज्य, ये 3 राज्य याद रखेंगे जिसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि एक और त्योहार बताइए जिसको हम मट्टू पोंगल कहते हैं, बताएगा कोई? मट्टू पोंगल का संबंध किससे है? सभी लोग एक ही स्वर में आंसर करेंगे कि ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है। ऐसे ही आप बलीपोल का भी जिक्र करते हैं। बलीपुर आपको विदर्भा रीजन जो महाराष्ट्र के अंदर है वहां पर नजर आएगा। तो कृपया करके ये वाली बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक। अगला सवाल, सम्राट अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? विच स्क्रिप्ट इज प्रिडोमिनेंटली यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोक? जब कभी भी हम अपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जिक्र करते हैं, मल्टीपल डायनेस्टीज का जिक्र करते हैं, उन डायनेस्टीज के समय में जो इंस्क्रिप्शंस का उन्होंने यूज किया, जिस तरीके से, जिन सोर्स के जरिए उन डायनेस्टीज के बारे में हमें पता लगता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं हमसे पूछ ली जाती हैं। सम्राट अशोक की बात हुई है, मौर्य डायनेस्टी से अपना संबंध रखते हैं, और इस एम्परर ने यानी कि अशोक ने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे भारत के अंदर शिलालेख यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे और जो स्तंभ हुआ करते थे, जिन्हें हम पिलर एडिक्ट करते हैं, उनको लिखवाया। इन शिलालेखों या फिर पिलर एडिक्ट्स के अंदर सबसे जो अधिक प्रयोग लिपि करी गई वो थी ब्राह्मी लिपि, जो कि आपको इन्होंने डी विकल्प के अंदर दी है। अभी आपको एक आदमी का नाम सुनने के लिए मिलता है जिन्हें हम जानते हैं जेम्स प्रिंसेप। इनका नाम आपने काफी चर्चा में सुना होगा। 1837 का वो समय है जिस समय ये जो ब्रिटिश स्कॉलर हैं जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने इस ब्राह्मी लिपि को डेसिफर किया था। डेसिफर यानी कि इसको पढ़ने में ये सफल रहे थे, और यही वो डिस्कवरी थी जिसने मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में या मॉडर्न हिस्ट्री को समझाने में बहुत ज्यादा मदद करी। अशोक की जो इंस्क्रिप्शंस की भाषाएं हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राकृत सबसे ज्यादा कॉमन है, मैं यहां पर लिख देता हूं। प्राकृत लैंग्वेज है, देखो हिंदी में भी लिख सकता हूं, बट हिंदी में मेरी जो हैंड राइटिंग है ना यार, वो बहुत ही गंदी है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। ये सबसे कॉमन जो ये इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज थी वो प्राकृत यूज करता था, लेकिन ब्राह्मी भी यूज करी गई थी, ग्रीकन लैंग्वेज भी यूज करी गई थी, अरामिक भी यूज करी गई थी। ठीक है। तो ब्राह्मी का यूज मोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर हुआ, जैसे हम खरोष्टी, ये लेकिन लिपि की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। जैसे खरोष्टी का जिक्र करा जाता है, वो हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि आज का जो किस्तान वाला रीजन है वहां पर खरोष्टी का जिक्र होता था। तो एग्जाम में कंफ्यूजन हमसे कई बार ये लोग पूछ लेते हैं। खरोष्टी देखो हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है। अशोक ने कुछ जो नॉर्थ वेस्टर्न इंस्क्रिप्शन है उसमें इसको खरोष्टी को यूज किया था, लेकिन ये जो प्रीडोमेंटली इन्होंने शब्द यूज किया है उस वजह से हम खरोष्टी को यहाँ पर एलिमिनेट कर देते।
हम देवनागरी को यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं क्योंकि देवनागरी का जो डेवलपमेंट है वो बाद में हुआ था। अशोक के समय इसका यूज होता ही नहीं था। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में इन्होंने तमिल दिया है, तो आपको पता है कि अशोकन के जो इंस्क्रिप्शंस है वो उसकी लैंग्वेज तमिल प्राइमरी थी नहीं। कृपया करके ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर अशोक की बात हो रहे हैं, जेम्स प्रिंसेप पर भी हमने चर्चा कर ली। आप लोगों को जो मेजर रॉक अडिक्ट पढ़ाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या पर हमसे सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 14 मेजर रॉक अडिक्ट्स, ये नंबर हमें याद रखना है। हमें धम्म का याद रखना है क्योंकि धम्म का प्रचार अशोक के द्वारा करा गया था, है ना। धम्म का प्रचार किसने किया, अशोक ने किया। ओके, तो ये सब बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को उनकी संबंधित भूमिका के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है। In the context of the Gupta dynasty's administration, which of the following officers is correctly paired with their respective role? देखो, गुप्त शासन हो या फिर बाकी के किसी डायनेस्टी के हम प्रशासन की बात करें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ये जो संबंधित रोल और उनके ऑफिसर हुआ करते थे ना, इस पर आधारित हमसे बहुत सवाल पूछे जाते रहता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक एक करके ऑप्शन वाइज जाते हैं। तो पहला इन्होंने जो दिया है वो दिया है आपका उत्के ताइता। इसको इन्होंने बताया है कि क्या ये कीपर ऑफ रॉयल किचन थे, यानी कि शाही रसोई के रक्षक हुआ करते थे। मैं इसको यहां पर एलिमिनेट करूंगा। ऐसा पेयरिंग गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन में हमें नहीं मिलता है, जो कि इन्होंने ऑप्शन नंबर ए में पकड़ा दिया है। दूसरा इन्होंने आपको दिया है ध्रुवाधिरणिका, जिसको इन्होंने रिलेट किससे किया है, चीफ जुडिशियल ऑफिसर से। मुझे गुरु इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो ध्रुवा दिक रणिका है, इसका संबंध अधिकतर जो रेवेन्यू है या फिर जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है उससे माना जाता है। तो मैं यहां पर इसको रेवेन्यू एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक कर देता हूं, ये चीफ जुडिशियल ऑफिसर नहीं है। तीसरा है पुस्तपाल, क्या इसका संबंध नोटरी एंड कीपर ऑफ रिकॉर्ड से किया जाता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। और मैंने आपको इसको पहले ना कई बार रटवाया भी है कि कृपया करके पुस्तपाल को याद रख लीजिएगा, जो कि नोटरी और अभिलेखों के रक्षक के रूप में जाने जाते थे। इंपॉर्टेंट अधिकारी था जो कि सरकारी जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स हुआ करते थे उसको मेंटेन करते थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको प्रेजर्व करके रखा करते थे, जो जमीनों के रिकॉर्ड थे या फिर जो ऑफिशियल इनके फील्ड्स हुआ करते थे उनकी देखरेख करने का काम ये पुस्तपाल ही करा करते थे। तो इसीलिए अगर कभी भी कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम दिया जाए तो वो आपको पुस्तपाल को यहां पर देना है। पुस्त मतलब पुस्तक, बुक, पाल मतलब उसका प्रोटेक्टर यानी कि रक्षक, तो यानी कि रिकॉर्ड्स का जो प्रोटेक्टर है उसको हम पुस्तपाल का नाम देते हैं। ठीक है, आसान है। और भी कई सारे आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हमें कुमार मात्या का बोला जाता है, ये भी आपने सुना होगा। कुमार मात्या कौन हुआ करते थे, ये हुआ करते थे जो हाई सिविल ऑफिसर थे, हाई सिविल ऑफिसर, सिविल मुद्दों के ये ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे ही आपको और भी पढ़ाया जाता है, संधि विग्रह करके पढ़ाया जाता है, जो कि फॉरेन अफेयर्स यानी कि फॉरेन मामलों के मंत्री हुआ करते थे, है ना। कई सारे हुआ करते थे, पुस्तपाल हुआ करता था, मनाधंद नायक होकर के हुआ करते थे जो कि मिलिट्री या फिर जुडिशियल ऑफिसर हुआ करते थे। तो ये बातें मतलब हमें पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, बैडमिंटन स्ट्रोक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैडमिंटन स्ट्रोक्स। अब इनके ऊपर आपको देखो भाई, यहां पर इन्होंने 3 ऑप्शन दिए, एक एक करके हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो जो सही होगा उसको फिर हम यहां पर देखेंगे। पहला है, बैकहैंड नेट किल और फोरहैंड नेट किल, नेट के पास खेले जाने वाले 4 कोर्ट स्ट्रोक के उदाहरण है। बैकहैंड नेट किल एंड फोरहैंड नेट किल आर एग्जांपल्स ऑफ 4 कोर्ट स्ट्रोक्स प्लेड नियर द कोर्ट। इसको हमें करेक्ट कर देना है। देखो, जिसने बैडमिंटन खेला है और उसको टेक्निकली जानने की भी कोशिश करी है तो उनके लिए ये आसान हो जाता है। जो नेट किल है ना, ये एक अटैकिंग शॉट होता है जो नेट के बहुत पास मारता है खिलाड़ी, और ये 4 कोर्ट स्ट्रोक की कैटेगरी के अंदर इसको रखा जाता है। दूसरा इन्होंने क्या दिया है, दूसरा इन्होंने दिया है बैकहैंड ड्राइव और फोरहैंड ड्राइव कोर्ट के बीच से खेले जाने वाले
मिड कोर्ट स्ट्रोक है, यानी कि बैक हैंड ड्राइव एंड फोरहैंड ड्राइव आर मिड कोर्ट स्ट्रोक प्लेड फ्रॉम द मिडल ऑफ द कोर्ट। मुझे इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ड्राइव शॉट है ना, ये फास्ट भी होता है और फ्लैट भी होता है। यूजुअली जब हमारे शोल्डर की हाइट पर आपकी शटल कॉक होती है, तो उसके आसपास इसको मारा जाता है। मिड कोर्ट रैलीज में इसका काफी यूज खिलाड़ी करता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तीसरा, फोरहैंड क्लियर एक प्रकार का रियर कोर्ट स्ट्रोक है जो कोर्ट के पीछे से खेला जाता है। फोरहैंड क्लियर इज अ टाइप ऑफ रियर कोर्ट स्ट्रोक प्लेड फ्रॉम द बैक ऑफ द कोर्ट। ये तीनों ही करेक्ट दिए भाई। जो क्लियर शॉट है ना, उसका ऑब्जेक्टिव शटल को ओपोनेंट के बैक कोर्ट तक भेजना होता है और जनरली ये रेयर कोर्ट से मारा जाता है। इस स्ट्रोक्स याद रखिएगा। नेट किल है जो कि फोर कोर्ट के अंदर आपने खेला। नेट ड्रॉप है जो कि फोर कोर्ट के अंदर ही आप करते हैं हल्का सा से पुश करके। ऐसे ही ड्राइव होता है जो कि मिड कोर्ट से आप लोग ने यहां पर खेला है। स्मैश आप करते हैं जो कि रियर कोर्ट से करा जाता है। एक क्लियर एक होता है जिसको रियर कोर्ट से करा जाता है, और एक ड्रॉप शॉट होता है जो कि रियर कोर्ट से करा जाता है। तो ये टर्म है जो कि इस बैडमिंटन स्ट्रोक से संबंधित है, और ये तीनों ही करेक्ट होने की वजह से मुझे यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है उसको मार्क करना पड़ेगा। आगे के लिए याद रखिएगा, बैडमिंटन कोर्ट की ये लेंथ वगैरह आप लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई जो टोटल लेंथ है वो कितनी होती है। 13.4 मीटर होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल लेंथ। इस तरीके के टर्म्स भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। या फिर जब हम सिंगल्स की विड्थ की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, 5.18 मीटर समथिंग होती है। ये सिंगल्स विड्थ है, यहाँ पर लिख देता हूँ सिंगल्स, जब अकेला खिलाड़ी खेलता है। लेकिन डबल्स में भी खेलते हैं तो डबल्स के अंदर जो विड्थ होती है वो 6.1 समथिंग कर देते हैं, 6.1 मीटर लिख देते हैं हम इसका। याद रखेंगे, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसकी एक काफी बड़ी बॉडी है। मलेशिया में उसका हेडक्वार्टर है, कुलालमपुर के अंदर। तो ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल किस वर्ष समाप्त हुआ? द राइन ऑफ पृथ्वीराज चौहान कंक्लूडेड इन विच ईयर? चार विकल्प आपको दिए गए हैं। पृथ्वीराज चौहान चौहान डायनेस्टी के सबसे प्रसिद्ध रूलर्स में से माने जाते हैं, जिनका शासन 1192, जो ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने आपको दे रखा है उसमें समाप्त हुआ। आपको पता है तराइन का सेकंड युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, इसमें क्या हुआ था? इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को पराजित कर दिया था। अब ये बैटल्स के बारे में पता है कि जो पहला बैटल ऑफ तराइन है वो 1191 में हुआ, फिर 1192 में ये आपका सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, है ना। पहले में ये जो 1191 वाला है, इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, फिर दूसरे में पृथ्वीराज चौहान जी की इसमें हार हो गई थी, और इस जीत ने भारत के अंदर एक तरीके से जो तुर्की शासन है उसकी फाउंडेशन रखी थी। और 1192 इंपॉर्टेंट भी है, मतलब इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है वो भी हमें पढ़ाई जाती है, क्योंकि इतिहास में जो 1192 का ये समय है वो मुस्लिम का पॉलिटिकल डोमिनेंस नॉर्थन इंडिया के अंदर शुरुआत हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और बाद में पता है कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर दिल्ली सल्तनत, वो इसी के साथ स्थापित होते हुए नजर आता है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद की क्या भूमिका थी? What was the role of the Indian Council established by the Government of India Act of 1858? देखो 1858 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, इसके कई सारे फीचर्स है, इसके अंदर कई सारे काम हुए। आपको पता है 1857 के अंदर हमारा जो बंगाल, मतलब जो रिवोल्ट था, 1857 का रिवोल्ट था, उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश के अंदर रूल खत्म कर दिया था और इंडिया को डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल के अंदर ला दिया था। अब जब ये आपका 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो इसके अंदर कई सारे प्रोविजन रखे गए। इसमें एक नए पद का निर्माण करा गया, और नया पद कौन सा था? वो था भारत सचिव, जिसको हम कहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये एक नए पद को इस आपके एक्ट के जरिए स्थापित करा गया। ये लंदन में बैठकर भारत को कंट्रोल करने का काम करता था, है ना। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, इसकी सहायता के लिए एक इंडियन काउंसिल, भारत परिषद, इसको बनाया गया। और ये जो भारत परिषद थी, इसका मुख्य काम क्या था? सलाहकारी निकाय के रूप में इसको लाया गया था कि भाई ये क्या करेंगे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ये वाला पद अभी बनाया गया है, इसको एडवाइस करेगा, भारत के प्रशासन के मामलों में इसको सलाह देगा
या फिर फाइनेंशियल या फिर जो प्रशासनिक मुद्दे होंगे उन पर इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को गाइडेंस देगा। तो यही तो था। तो पहला देखो ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है, टू कंट्रोल ट्रेड विद इंडिया, ये मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात थी, 1858 के बाद तो फोकस प्रशासन के ऊपर करा गया था। दूसरा है टू एडवाइस दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देखो ये वाला ऑप्शन आपका सटीक नहीं बैठ गया, जो अभी हमने ऊपर बात करी थी उसके ऊपर। और भी कई सारी चीजें 1858 के जरिए हुई, एंड हो गया था कंपनी का रूल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यहाँ पर क्रिएट करा गया, सबसे पावरफुल अथॉरिटी थी भारत के अंदर। एक काउंसिल जो कि इंडियन काउंसिल थी, इसको क्रिएट करा गया, जिसके अंदर 15 मेंबर थे। ये 15 सदस्य एक एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी। जब गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, इसको क्या बना दिया गया था, इसको वायसरॉय बना दिया गया था। ये सारी बातें आपको पता है। और पहला जो वायसरॉय बना था वो कौन बना था, वो कैनिंग बना था। तो ये बातें पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी आगे भी हम कई बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल जूडो 2025 के अंतिम परिणामों के बारे में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार करें। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी 38 नेशनल गेम्स जूडो 2025 फाइनल रिजल्ट्स। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनसे संबंधित आपसे सवाल पूछा गया है। अब इसके अंदर क्या है, इसमें वही है कि करंट अफेयर के अंदर जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स होते रहते हैं भाई, उनको आप लोगों को अच्छे से मॉनिटर करना है, उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, किस कैटेगरी के अंदर कौन जीता है, कहाँ से जीता है, किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस सवाल को मैं प्योरली भाई देखो एक तरीके से करंट अफेयर पर बेस्ड रखूंगा। इसमें ये कह रहे हैं पहले स्टेटमेंट में, उत्तराखंड के सिद्धार्थ रावत ने पुरुष के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि उत्तर प्रदेश की अस्मिता देव ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये वाली बात एकदम करेक्ट इन्होंने दी है। दूसरा है, गुजरात के रोहित मजगुल ने पुरुष के 66 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक जीता, और महाराष्ट्र की श्रद्धा चोपड़ा ने महिलाओं के 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता वाली ये बात भी सही है। तो ये 1 and 2 बोथ आर करेक्ट वाला ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। बट ये प्योरली भी देखो एक आपका करंट अफेयर बेस्ड सवाल है, इसमें आपको करंट अफेयर के अंदर स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो इवेंट्स है उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, कौन से खेल के अंदर कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। नेक्स्ट अभी असर्शन रीजन बेस्ड सवाल है। असर्शन यानी कि दावा कर रहे हैं कि स्क्वैश में सर्व को सर्विस लाइन और आउट लाइन के बीच की सामने की दीवार से टकराना चाहिए और हाफ कोर्ट लाइन के पार कोर्ट के विपरीत आधे हिस्से में गिरना चाहिए, तभी वह वैध होगा। आधे लोगों को पता ही नहीं है कि स्क्वैश के अंदर काम होता कैसे है। जो सर्व है ना, वो सर्व को फ्रंट वॉल पर सर्विस लाइन और आउटलाइन के बीच में लगना चाहिए वाली जो इन्होंने बात कही है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। और उसको गिरना कहां पर चाहिए, ऑपोजिट हाफ कोर्ट में, हाफ कोर्ट लाइन के पार वो गिरना चाहिए। ठीक है, मतलब लीगल सर्व के कई सारे रूल्स होते हैं कि बॉल फ्रंट वॉल पर सर्विस लाइन के ऊपर लगनी चाहिए, आउटलाइन के नीचे लगनी चाहिए और ऑपोजिट सर्विस बॉक्स में जाकर वो लैंड करनी चाहिए। अब रीजन देखिए भाई, मैच के दौरान निष्पक्षता और कोर्ट क्षेत्र कवरेज बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों को प्रत्येक सफल सर्व के बाद सर्विस बॉक्स के बीच बारी बारी से जाना होता है। जी नहीं, प्लेयर्स मस्ट alternate between service boxes after each successful serve to maintain fairness and court coverage during the match। यार ये तो फिर मामला ही खराब कर देगा ना। क्यों गलत है, क्योंकि स्क्वैश में जो सर्वर है ना, वो पॉइंट जीतने पर ही सर्विस बॉक्स को चेंज करता है। ऐसा नहीं है कि हर सक्सेसफुल सर्व के बाद वो ऑटोमेटिकली उसको ऑल्टरनेट करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें आपका असर्शन ठीक था और रीजन फॉल्स था, तो ये सी वाला ऑप्शन इसके अंदर जाता। अगेन ये स्पोर्ट्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, वो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें पढ़ी हैं तो आप इसको सही कर पाएंगे। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट इंडियन नॉवल। द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। अब आपको पता है कि जो बुक्स एंड ऑथर्स वाला टॉपिक है, इस टॉपिक पर आधारित आप लोगों से सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है, द ग्रेट इंडियन नॉवल। सभी लोगों को शशि थरूर के बारे में पता ही है, एक बड़े लेखक हैं और इनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि 1989 के अंदर इस नॉवल का इन्होंने उद्घाटन करा था, जिसमें महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं
उनको आधुनिक भारत की पॉलिटिक्स के कैरेक्टर के साथ एक तरीके से पैरेलली दर्शाया इन्होंने। तो इसका थीम आपको याद रखना है, इंडियन पॉलिटिक्स का जिक्र हुआ है, फ्रीडम मूवमेंट का इसमें एक तरीके से दर्शाना इन्होंने कराया है, महाभारत को सिंबोलिज्म के रूप में यूज किया है और इसकी व्यंग्य का यूज कराया है इसमें, यूज सटायर का। तो याद रखेंगे। शशि थरूर की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। द ग्रेट इंडियन नोवेल ऑब्वियसली है। एक और है वाई आई एम अ हिंदू, ये एक और इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनग्लोरियस एम्पायर, ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई एक इंपॉर्टेंट रचना है। और एक आपने देखी होगी एन एरा ऑफ डार्कनेस, इस पर तो बहुत सवाल पूछे गए हैं। तो ये बेसिक बेसिक नॉवेल्स हैं जो कि जनरली और आमतौर पर आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपन्यास फाइन बैलेंस के लेखक और विषयगत फोकस की सही पहचान करता है? Which of the following statement correctly identifies the author and thematic focus of the novel A Fine Balance? भाई देखो, अगर आपने इस नॉवल के बारे में पढ़ा है तो आप इसको कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए गड़बड़ है। पहले हमें ये टॉपिक समझना है। A Fine Balance ये एक इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस नॉवल में से एक है। और जो ऑथर है वो, नाम आप लोगों के लिए आसान भी रहेगा, मेरे नाम से आप उसको लिंक कर सकते हैं, रोहिंटन मिस्त्री। रोहिंटन मिस्त्री, तो ये इनके द्वारा लिखा गया है। अब इस नोबल के बैकग्राउंड के अंदर ना, इमरजेंसी वाला जो समय था 1975 और 77, उसके दौरान यहाँ पर ये बात करते हैं। इमरजेंसी आपातकाल 25 जून 1975 को लगाई गई थी। पीएम उस समय पर इंदिरा गांधी थी। और इस समय पर जो सिविल लाइबिलिटीज थी, नागरिक स्वतंत्रताएं थी, उनको रेस्ट्रिक्ट करा गया था, लिबर्टीज को, प्रेस सेंसरशिप करी गई थी। ये सब बातें इन्होंने इसके अंदर करी हैं। तो एक एक करके ऑप्शन यहाँ पर हम बी पर ही जाएंगे, रोहिंटन मिस्त्री को लेकर। इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की काव्य भट्टा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में लड़कियों के एकल टेबल टेनिस फाइनल में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता? हु डिड महाराष्ट्र काव्य भट्टा डिफीटेड टू विन गोल्ड एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इन द गर्ल्स सिंगल्स टेबल टेनिस फाइनल? अगेन, करंट अफेयर्स के अंदर आपको जो भी इवेंट आपको नजर आ रहे हैं उनसे संबंधित करंट अफेयर इवेंट्स को आपको अच्छे से देखना है। कौन जीत रहा है, कहां पर आयोजित है, किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता, किसने किसको हराया, कैसे हराया, कौन से गेम में हराया, मतलब वो बात है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, आपको पता है कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ग्रास रूट्स टैलेंट है हमारे देश के अंदर, उसको ये आइडेंटिफाई करेगा और जो युवा एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट करने का काम करेगा, ओलंपिक लेवल तक उनकी प्रेपरेशन कराने का काम करेगा। तो यहाँ पर सवाल के अंदर इन्होंने पूछ लिया कि भाई किसने किसको हराया था इन्होंने, तो वो सवाल का आंसर आपको ये जो प्रियांजू भट्टाचार्य है ना, इनको हराया था इन्होंने। ये याद रखना है। अब इसमें मैं एक्स्ट्रा क्या ही डिटेल आपको डिस्कस करूं, ये याद रखना है हमें। ठीक। नेक्स्ट है, विशेष विधायी और आपातकालीन स्थितियों में राज्यसभा की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements is or are correct regarding the role of the Rajya Sabha in special legislative and emergency situations? देखो पॉलिटी पर बेस सवाल है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक एक करके स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देने वाला राज्यसभा का प्रस्ताव 1 वर्ष तक वैध रहता है। अंडर आर्टिकल 249 a Rajya Sabha resolution allowing parliament to legislate on stateless subjects remains valid for 1 year। ये बात बिल्कुल करेक्ट आपको याद रखनी है। अगर राज्यसभा प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन को पास करके किसी स्टेट लिस्ट के मैटर पर, नेशनल इंटरेस्ट पर अगर उसको लगता है, तो पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। ये आपका आर्टिकल 229 के अंदर आता है। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ये है वो है कि रेजोल्यूशन की जो वैलिडिटी रहती है वो 1 साल रहती है और हर बार 1-1 साल के लिए फिर आपको उसको रिन्यू करना पॉसिबल है। ठीक। दूसरा है, संसद राष्ट्रपति शासन की घोषणा को केवल राज्यसभा की सहमति से ही बढ़ा सकती है।
द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल ओनली विद द कॉन्करेंस ऑफ द राज्यसभा। जी नहीं, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 को एक्सटेंड करने के लिए लोकसभा का अप्रूवल भी चाहिए और राज्यसभा का अप्रूवल भी चाहिए। सिर्फ राज्यसभा का अप्रूवल आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, जो कि इन्होंने यहां पर सिर्फ राज्यसभा का ही यूज किया है। समझ गए? तो इसीलिए आपका ये ओनली वन वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट बन जाएगा। राज्यसभा की कई सारी स्पेशल पावर्स आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि आर्टिकल 249 नेशनल इंटरेस्ट के लिए रेजोल्यूशन लेकर आना, जैसे कि 312 नंबर आर्टिकल ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने का काम राज्यसभा कर सकती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस। तो ये सब राज्यसभा की यूनिक पावर है। 249 और 312 आप लोगों को इसलिए रटी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का पता लगाने के लिए आवश्यक किरणों की न्यूनतम संख्या कितनी है? अब आप आइए थोड़ा सा फिजिक्स के ऊपर। आपके फेवरेट साइंस के टीचर्स ने शायद आप लोगों को ये पढ़ाया हो। अगर आप इसका आंसर करना चाहते हैं तो आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए। The minimum number of rays required to locate the image formed by a spherical mirror is। तो पहले हमें टॉपिक समझना है, इमेज फॉर्मेशन, जिसको हम प्रतिबिंब निर्माण भी कहते हैं, और वो भी किसके अंदर? इन स्फेरिकल मिरर्स। देखो जनरली जो रे डायग्राम्स होते हैं, जिन्हें हम किरण आरेख कहते हैं हिंदी में, इनसे उसको लोकेट करा जाता है। और ये जो गोलाकार दर्पण या फिर स्फेरिकल मिरर्स है ना, ये दो टाइप के होते हैं, जिसमें आपको कॉनकेव वाले नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको कॉन्वेक्स नजर आएंगे। ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में आपको पता है ना। तो मिनिमम जो रेज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2 की, जो ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने दिया है। आपको क्यों चाहिए? क्योंकि एक रिफ्लेक्टेड जो रे है वो सिर्फ इमेज की डायरेक्शन को बताएगा, और इमेज का जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो तभी पता चलेगा जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। तो इसीलिए मिनिमम जो रेज रिक्वायर्ड रहेंगी वो आपकी 2 रहेंगी। ठीक है, तो ये याद रखना है, रे वन आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे के अंदर जाता है। तो फिलहाल ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको क्लियर किया, आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कर्मा पर्व। कर्मा पर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेस्टिवल से रिलेटेड बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो इस पर आपके प्रिय अध्यापक से बोल दीजिएगा कि वो चीजें करा दें आपको। बाकी मेरे से हर पर्व जो मेरे सामने आएगा उससे संबंधित पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं बात। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, टॉपिक समझना है, जिसमें इन्होंने आप लोगों से कर्मा पर्व को लेकर बात करी है। देखो कर्मा पर्व हमारे जो सेंट्रल इंडिया है उसकी ट्राइबल कम्युनिटीज का एक इंपॉर्टेंट त्योहार है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर भी लोग सेलिब्रेट करेंगे, झारखंड में भी मनाया जाता है, उड़ीसा में भी मनाया जाता है, एमपी और बिहार के भी कुछ एरिया में इसको सेलिब्रेट करा जाता है। अब एक एक करके इसमें ऑप्शंस पर आइए। यह अनुष्ठान छत्तीसगढ़ में भाद्रपद एकादशी पर करम वृक्ष की पूजा करता है, यानी कि द रिचुअल ऑनर्स दी करम ट्री ऑन भाद्र एकादशी इन छत्तीसगढ़। इसको करेक्ट कर दीजिए। ये जो करम वृक्ष है ना, इसका साइंटिफिक नेम भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप लोगों को देखना है। तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, वो इस ट्री को प्रोस्पैरिटी यानी कि समृद्धि के लिए, फर्टिलिटी के लिए, या फिर गुड फॉर्चून्स के सिंबल के रूप में इनको मानते हैं। और ये जो त्योहार है वो भाद्र पक्ष मन की एकादशी के आसपास इसको मनाया जाता है। दूसरा है द ड्रम मोस्ट एसोसिएटेड इज द मदल। इस पर्व से संबंधित प्रमुख वाद्य यंत्र मदल है, ये भी आपको याद रखना है। मदल एक ट्रेडिशनल ड्रम है, एक पारंपरिक ढोल है। झारखंड, छत्तीसगढ़, नेपाल और ट्राइबल फेस्टिवल्स में इसका बहुत यूज करा जाता है। तो ये दोनों ही ठीक है भाई, बोथ यहाँ पर करेक्ट कर देता। कर्मा डांस के लेकर क्लैरिटी रखिएगा, ट्राइबल फोक डांस है। हार्वेस्ट फेस्टिवल से इसका संबंध है। महिलाएं और पुरुष एक सर्कल बनाकर इसको परफॉर्म करते हैं, तो ये बातें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को एक त्योहार पूछा जाता है सरहुल। ये सरहुल का संबंध किससे होता है? झारखंड से होता है।
है ना? ऐसे ही और भी हैं, आपने हॉर्नबिल के बारे में सुना होगा। ये आपका कई बार अलग-अलग एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है, ये किसके साथ संबंधित है? ये नागालैंड के साथ संबंधित है। और कोई? भगोरिया का एक बार पूछा गया है। भगोरिया जो फेस्टिवल है, इसका हम संबंध किससे रखते हैं? इसका मध्य प्रदेश से रखते हैं। तो ये पता होना चाहिए, इवन इनकी विशेषताएँ भी पता होनी चाहिए। ठीक? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी प्राप्तियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? भाई देखो, कैपिटल रिसीट्स की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कैपिटल रिसीट्स? इकोनॉमिक्स से संबंधित है। मुझे बहुत पसंद आता है भाई इकोनॉमिक्स। जो गवर्नमेंट रिसीट्स है, वो आपको दो कैटेगरी की पढ़ाई जाती हैं। एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स और एक होती है कैपिटल रिसीट्स। क्या है ये? गवर्नमेंट की रिसीट्स है। अब जो कैपिटल रिसीट्स है, ये मतलब, और या फिर जो रेवेन्यू रिसीट्स है, ये एसएससी के अंदर आपके इकोनॉमिक्स से मतलब सबसे फेवरेट सवाल है जो ये लोग पूछते हैं। सबसे पहली चीज, जो ये कैपिटल रिसीट्स है, ये क्या होती है? ये वो रिसीट्स होंगी, या तो लायबिलिटी यानी कि देनदारी बढ़ाए, या फिर सरकार के जो एसेट्स है यानी कि सरकारी की जो परिसंपत्तियां हैं उनको वो कम करने का काम करे, उन्हें कहते हैं हम कैपिटल रिसीट्स। समझ रहे हो? अब जैसे आप पूछेंगे कि एग्जांपल बताइए, देखो, जो लायबिलिटी क्रिएट करने की मैंने बात करी है, गवर्नमेंट लोन लेती है। जैसे एग्जांपल में वो मार्केट बोरोविंग करेगी, वो ट्रेजरी बिल्स निकालेगी, वो एक्सटर्नल लोन्स लेगी, तो ये सारे के सारे लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए ये आपके कैपिटल रिसीट्स के अंदर मैंने काउंट किए, है ना? ऐसे ही एसेट्स को रिड्यूस करना मतलब, एसेट्स को कम करना मतलब सरकार अपने जो एसेट्स है उसको बेचती है। जैसे कि वो जैसे कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, वो पीएसयू के जो शेयर्स है उनकी सेल करती है, तो इससे क्या हुआ? एसेट्स को रिड्यूस करा, तो ये भी आपका कैपिटल रिसीट्स के अंदर ही आए, है कि नहीं? अब इसके अंदर ना एक फॉर्मूला टाइप का कॉन्सेप्ट भी यूज करा जाता है कि भाई कैपिटल रिसीट्स जो है वो आपकी लायबिलिटी या तो इंक्रीज करेंगी, या फिर वो आपके एसेट्स को रिडक्शन करेंगी। तो ये लाइन एग्जाम में आपको क्लियरली चीजों को क्लियर करना है। ठीक है? अब इन्होंने हमसे कैपिटल रिसीट पर पूछा है, तो एक एक करके एक बार ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। ऐसी रसीदें जो सरकारी राजस्व को स्थायी रूप से बढ़ाती हैं। यहाँ पर तो कैपिटल जो रिसीट है ये उससे रिलेटेड है। कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन है ये। लो सॉरी, कैपिटल नहीं है ये, रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन है, उल्टा दिया है इन्होंने यहाँ पर। सरकार की वित्तीय देनदारियों को कम करने वाली प्राप्तियां यानी कि रिसीट्स दैट रिड्यूसेस फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। जी नहीं, कैपिटल जो रिसीट्स हैं वो लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, वो रिड्यूस थोड़ी ना करती हैं। ऐसी प्राप्तियां जो देयता उत्पन्न करती हैं या सरकारी परिसंपत्तियों को कम करती हैं, यही बात मैंने आपको करी अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। तो सी ऑप्शन जाएगा इसमें, ज्यादा दर दर की बात ही नहीं करनी है। नेक्स्ट है एमएम। एमएम यानी कि मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीन ऑप्शन दिए गए हैं। फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स से इन्होंने पूछा है। सबसे पहले हमें ये टॉपिक समझना है। ये जो एमएम है या फिर जिसको मैं मनी मल्टीप्लायर या मुद्रा गुणक कह रहा हूं, ये क्या बताता है हमें? ये हमें बताता है कि इकोनॉमी में एक यूनिट जो हाई पावर्ड मनी है, हाई पावर्ड मनी यानी कि जो रिजर्व मनी है, वो कितना ब्रॉड मनी क्रिएट कर सकता है। मतलब आप इसको ऐसे समझो, आरबीआई 100 रुपए इंजेक्ट करे और बैंकिंग सिस्टम उससे 500 रुपए डिपॉजिट मनी क्रिएट कर दे, तो मनी मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहां पर काम करेगा ना। इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है ना, वो मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय जो रिसीव्ड मनी है, इसके बराबर होता है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, व्यक्तियों द्वारा रखी गई नकदी रिसाव का काम करती है और मुद्रा गुणक को कम करती है। कैश हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स एक्ट एज अ लीकेज एंड रिड्यूसेस द मनी मल्टीप्लायर। ये बिल्कुल सही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि जब लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करने के बजाय उसको घर में रखते हैं, तो डिपॉजिट्स कम होते हैं, लोन देने की कैपेसिटी बैंक की कम हो जाती है और मनी क्रिएशन इससे कम होता है। तो इसीलिए जो लीकेज है, जो रिसाव है, वो आपको नजर आता है, इसी को तो लीकेज कहते हैं।
तो ये वाला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। दूसरा है बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखे गए उच्च आरक्षित मुद्राएं मुद्रा गुणक को बढ़ाती हैं। हायर रिजर्व्स हेल्ड बाय बैंक्स विद द आरबीआई इंक्रीज द मनी मल्टीप्लायर, जी नहीं, ये एक्चुअली में उल्टा है। जितना ज्यादा रिजर्व बैंक आरबीआई के पास रखेगा उतना कम लोन वो दे पाएगा, उतना कम डिपॉजिट्स उससे क्रिएट होगा, मनी मल्टीप्लायर उससे फिर वो घटेगा, वो बढ़ेगा थोड़ी ना। तीसरा, उच्च नकद आरक्षित अनुपात यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो है, बैंकिंग प्रणाली की मुद्रा सृजन क्षमता को कम करता है, यानी कि हायर कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूसेस द बैंकिंग सिस्टम्स कैपेसिटी टू क्रिएट मनी। बिल्कुल सही है। अभी जो कैश रिजर्व रेशियो ये क्या है, ये डिपॉजिट्स का वो हिस्सा है जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अगर ये सीआरआर में बढ़ा दूं तो लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा, है ना, जो क्रेडिट का क्रिएशन है वो कम होगा, मनी मल्टीप्लायर इससे कम होगा। तो ये वाली जो बात है वो यहां पर आपकी सही बैठ जाती है। तो पहला और तीसरा सही होने की वजह से ये जो ए वाला ऑप्शन है ये इसमें आपका सबसे सटीक बैठेगा। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक तैयार करने के लिए कौन से विश्वविद्यालय सहयोग करते हैं? विच यूनिवर्सिटीज कोलैबोरेट टू प्रोड्यूस द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। बहुत ही कॉमन सा सवाल है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले टॉपिक को हमें समझने की जरूरत है। जो ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है जिसको ईपीआई भी हम कहते हैं, एक ग्लोबल रेटिंग है, एक ग्लोबल रैंकिंग है जो कि जो कंट्रीज के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस होते हैं ना उनको ये मेजर करती है। इसके अंदर क्लाइमेट चेंज को मेजर करा जाता है, बायोडायवर्सिटी, एयर क्वालिटी कैसी है, वाटर रिसोर्सेज कहते हैं, आपके इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। अभी कौन बताता है? ये जो आपका ईपीआई है ना ये ज्वाइंटली प्रिपेयर करते हैं दो लोग। एक तो आपका याले, ये याले सेंटर है फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी, और दूसरा सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, कोलंबिया। तो ये बी वाला ऑप्शन इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अभी चर्चा में रहता है इन सब चीजों पर, इनका काम होता है तो सीधे सीधे याद रखना है। ठक्कर बापा एक समर्थित सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने मुख्य रूप से भारतीय समाज के किस वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए उनके आजीवन प्रयासों को लेकर उन्हें जाना जाता है? ठक्कर बापा was a dedicated social worker and freedom fighter primarily known for his lifelong efforts towards the upliftment and welfare of which section of Indian society? कौन थे ये ठक्कर बापा? देखो, इनको अमृतलाल विठल दास ठक्कर के नाम से जाना जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ये इनका मतलब ओरिजिनल नेम है, असली नाम है, लेकिन देश उन्हें ठक्कर बापा के नाम से जानता है। अब इनका जो मुख्य काम था, उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ थी ना वो डेडिकेट करी ट्राइबल लोगों के लिए, उनके लिए वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, मतलब जनजातीय कल्याण के लिए, जैसे हरिजन वेलफेयर, सोशल रिफॉर्म के लिए। गांधी जी के साथ भी इनका संबंध है। जो ये ठक्कर बापा थे ये गांधीयन वेलफेयर सोसाइटी के वर्कर थे, हरिजन सेवक समाज से ये जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर वुमेन्स नहीं जाएगा, चिल्ड्रन नहीं जाएगा, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज वाला ऑप्शन है इसमें आपका चीजें सही जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1855 के संथल विद्रोह के दौरान शहीद कान्हू और सीधू मुर्मू की भूमिका और व्यक्तित्व लक्षणों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of the following best describes the role and personality traits of शहीद कान्हू and सीधू मुर्मू ड्यूरिंग दी संथल रिबेलियन ऑफ 1855? अगर किसी ने संथल रिबेलियन पढ़ा है तो उसको इस सवाल को सॉल्व करने में मुझे लगता नहीं है, यानी कि ऑप्शन में जाने पर उसको सवाल नहीं होगा। पहले टॉपिक समझना है, संथल रिबेलियन यानी कि संथल विद्रोह। 1855 में अंग्रेजों के रूल के खिलाफ हुआ एक बहुत बड़ा ट्राइबल विद्रोह था, जिसका मेन जो केंद्र है वो आज का झारखंड था, बिहार का कुछ एरिया भी शामिल था और बंगाल प्रेसिडेंसी के भी कुछ क्षेत्र थे। अब इसके अंदर एक शब्द यूज होता है हुल। हुल का मतलब होता है रिवेलियन यानी कि क्रांति या फिर विद्रोह। तो ये जो सिंधु और ये कुन्हू है ना, ये कौन थे?
तो ये जो सिद्धू मुर्मू है और कन्हू मुर्मू है, ये दोनों भाई थे जिन्होंने संथल ट्राइब्स को एक साथ यूनाइट किया, ब्रिटिश प्रशासन के साथ उनको लेकर विरोध करने का काम किया, और जो महाजन थे, जो साहूकार थे, जो जमींदार थे, और उनके ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चलाया था। ठीक है, तो एक एक करके मतलब कई सारे इसके कारण भी थे, कि बहुत सारे कारण बने थे। तो पहला देखते हैं भाई, दूरदर्शी आदिवासी नेता जिन्होंने साहस और रणनीतिक कौशल के साथ शोषण का विरोध करने के लिए संथल समुदाय को एकजुट किया। ये पहला वाला ही ऑप्शन चला जाएगा भी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, लीड बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? द लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? अब आधे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि भाई लीड बैंक स्कीम, जिसको हम एलबीएस कहते हैं, ये है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो देखो, जो बैंक की सुविधाएं होती हैं, बैंक की फैसिलिटीज होती हैं, उनको रूरल और बैकवर्ड एरिया तक पहुंचाना इसका काम था। 1960 के अंदर जो बैंकिंग सर्विसेज थी, वो जो मेन शहर हुआ करते थे ना, वहीं तक लिमिटेड हुआ करते थे, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आरबीआई था, उन्होंने एक 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 ग्रुप बनाया। उस एक ग्रुप ने रिकमेंडेशन दी, उस ग्रुप का नाम था गडगिल स्टडी ग्रुप। गडगिल स्टडी ग्रुप, इसकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको एक्सेप्ट किया, और 1969 में ये एलबीएस स्कीम को लॉन्च किया। तो ये जो 1969 वाला जो आपका ऑप्शन है, ये इसके अंदर सही चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। और भी इस पर संबंधित जानकारी मैंने पीडीएफ के अंदर डाल रखी है, वहां से आप पढ़ पाओगे। किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में समाजवादी समाज की नींव रखी? यानी कि विच 5 ईयर प्लान लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी? देखो, पहले फिर से अगेन हमें टॉपिक समझना है। इन्होंने पूछा है कि भाई कौन सा ये 5 ईयर प्लान है जिसने इंडिया सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के ऊपर ध्यान दिया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से अगर कहूं कि आप दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक आपको नजर आएगी, जिसके आर्किटेक्ट के रूप में हम पीसी महालनोबिस का नाम लेते हैं। इसी प्लान को हम महालनोबिस मोल्ड पर बेस्ड पाते हैं। तो ये जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, ये क्या था? तो 1955 में जो आबादी रेजोल्यूशन था, उसमें कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया का गोल होगा कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी कि पब्लिक सेक्टर को इंप्रूव करना, हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करना। और फिर ये आती है आपकी सेकंड पंचवर्षीय योजना, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट, मशीन टूल्स, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स लगाए गए, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया, रूरकेला स्टील प्लांट लगाया गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया। फिर सेकंड जो है आपका, ये इसमें चला जाएगा। कारण क्या था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, 1991 के बाद किन क्षेत्रों को औद्योगिक लाइसेंसिंग से बड़े पैमाने पर बाहर रखा गया था? विच सेक्टर्स वर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आफ्टर 1991? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक समझना है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, 1991 में इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स को शुरू किया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें सरकार कंट्रोल को काफी कम कर दिया गया। आप बोलेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जो यहां पर आप बात कर रहे हो, इसको थोड़ा सा हमें समझाएं। देखो, लाइसेंसिंग राज के दौरान किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स के बाद जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी, उनको लाइसेंसिंग से फ्री कर दिया गया था। और कौन थी ये अल्कोहलिक वाली जो थी, सिगरेट और टबैको वाली जो थी, जो एक्सप्लोजिव वाली थी, जो हैजर्डस और केमिकल्स वाली थी, इनको हटा दिया गया था। तो इसीलिए ये जो अल्कोहल, सिगरेट और एक्सप्लोजिव वाले हैं, इनको इससे एक्सक्लूड कर दिया गया था। इसलिए ये आपका बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट चला जाता। ठीक है, देखो, बाकी हर सवाल से संबंधित और भी एक्स्ट्रा बातें आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने अपनी पीडीएफ में डालकर आप लोगों के लिए दे रखी है। ठीक है, तो ये 24 सितंबर 2025 का शिफ्ट नंबर 2 हमारा हो गया डन। ओके,
इसकी पीडीएफ आपको मेरे ऐप से मिल जाएगी। मेरे इस ऐप पर जाओगे, एसएससी सीजीएल 2025 करके एक फ्री कोर्स बना हुआ है, उसमें सारी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। बाकी इस सेशन को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको सेशन पसंद आता है या फिर ना पसंद आता है तो वीडियो में कमेंट भी जरूर करके जाइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।